आज हम सिर्फ एक चुनावी विश्लेषण नहीं कर रहे, ये एक केस स्टडी है, एक ब्लूप्रिंट। हम कर्नलगंज की राजनीति को डेटा और ज़मीनी हकीकत के चश्मे से देखेंगे और समझेंगे कि कैसे एक बड़ी हार को जीत में बदलने की रणनीति बनाई जा सकती है। तो हमारा सफ़र कैसा रहेगा? सबसे पहले हम कर्नलगंज की मिट्टी और वहाँ के वोट के रिश्ते को समझेंगे। फिर 2022 के नतीजों के आंकड़ों में गोता लगाएंगे। इसके बाद 30 साल का इतिहास देखेंगे कि यहाँ की राजनीति ने क्या क्या मोड़ लिए हैं। फिर एक खास फ्रेमवर्क, चतुर्मुख सिद्धांत की बात करेंगे और इसी के आधार पर शासन के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट और राजनीति से आगे बढ़कर एक लीडरशिप का विजन कैसा हो, इस पर चर्चा खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, कर्नलगंज की ज़मीनी हकीकत। देखिए, किसी भी जगह की राजनीति को समझने के लिए वहाँ की ज़मीन, वहाँ के लोगों की रोजी रोटी को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सब कुछ वहीं से शुरू होता है। ये है कर्नलगंज, उत्तर प्रदेश के नक्शे पर। इसे देखिए, सरयू और घाघरा, ये दो बड़ी नदियां इसकी पहचान हैं। ये नदियां यहाँ की जमीन को सींचती हैं, जिंदगी देती हैं। लेकिन यही नदियां हर साल अपने साथ बाढ़ की तबाही भी लाती हैं। तो यहाँ की सियासत, यहाँ की खुशहाली और यहाँ की चुनौतियां, सब कुछ इसी मिट्टी और पानी से जुड़ा है। तो फिर यहाँ के वोटर की असल जिंदगी में रोजमर्रा की चिंताएं क्या हैं? सबसे बड़ी, हर साल आने वाली बाढ़। बाढ़ यहाँ सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक सालाना तबाही है। फिर हैं आवारा पशु, जो महीनों की मेहनत से उगाई फसल को बर्बाद कर देते हैं। टूटी फूटी सड़कें, सूखी नहरें और इन सब के बीच पढ़े लिखे नौजवानों के लिए रोजगार की कमी। सरकारी योजनाएं हैं, लेकिन उनका फायदा सही लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये वो मुद्दे हैं जो हर घर में बहस का हिस्सा हैं। अच्छा, तो ये तो हुई जमीनी हकीकत और भावनाएं। लेकिन चुनाव सिर्फ भावनाओं से नहीं, आंकड़ों से जीते या हारे जाते हैं। तो चलिए अब 2022 के जनादेश को नंबरों की कसौटी पर कसते हैं। देखते हैं कि आंकड़े क्या कहानी बताते हैं। ये एक नंबर देखिए, 35,472, 35,472। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। 2022 के चुनाव में हार जीत का फैसला इसी नंबर से हुआ था। ये वो खाई है जिसे पाटना है, वो पहाड़ है जिस पर चढ़ना है। और अगर इसी फासले को प्रतिशत में देखें तो ये बनता है 18.31%। 18% से ज्यादा। राजनीति में ये एक बहुत बड़ा मार्जिन माना जाता है। ये हमें बताता है कि चुनौती कितनी गहरी है। ये सिर्फ कुछ हजार वोटों का खेल नहीं, बल्कि एक बड़ी आबादी का भरोसा जीतने की लड़ाई है। तो फिर सवाल उठता है, क्या इतनी बड़ी खाई को पाटा जा सकता है? क्या 18% के अंतर को पलटना मुमकिन है? इसका जवाब हाँ या नहीं में नहीं है। जवाब एक पूरी रणनीति में छिपा है, जिसे हम आगे परत दर परत खोलेंगे। 2022 के वोट शेयर का ये ग्राफ देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ है। बीजेपी 55.8%, समाजवादी पार्टी 37.5%। एक तरफा मुकाबला लगता है, लेकिन इसमें एक और दिलचस्प बात छिपी है। वोटिंग हुई थी 58.64%, मतलब आधे से ज्यादा वोटर बाहर निकले और उन्होंने वोट दिया। ये दिखाता है कि लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, अपने मुद्दों को लेकर सजग हैं। और किसी भी चुनावी विश्लेषण का सबसे अहम हिस्सा होता है वहां का सामाजिक समीकरण। एक मोटा मोटा अनुमान देखें तो करीब 75,000 राजपूत, 65,000 ब्राह्मण, 50,000 मुस्लिम और 20,000 यादव वोटर हैं। जाहिर है, इसके अलावा भी बहुत से समुदाय हैं। ये नंबर ही चुनावी बिसात के मोहरे हैं। यहीं से पार्टियों के कोर वोट बैंक और स्विंग वोट की पहचान होती है। और जब हम इन समीकरणों की बात करते हैं तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हर वोटर, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, उसकी अपनी एक गरिमा है। हमारा संविधान हर नागरिक को बराबरी का हक देता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी यही है कि हम मुद्दों पर बात करें, गरिमा के साथ करें और हमारी कही हर बात की जिम्मेदारी भी लें। तो आज की तस्वीर तो हमने देख ली, लेकिन कर्नलगंज की राजनीति हमेशा से ऐसी नहीं थी। भविष्य की राह बनाने के लिए अतीत के नक्शे को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं और पिछले 30 साल की कहानी देखते हैं।
ये टाइमलाइन बहुत दिलचस्प कहानी बताती है। देखिए, कर्नलगंज किसी एक पार्टी का अजेय किला नहीं रहा है। 1993 में बीजेपी का जबरदस्त दबदबा था, 52% से ज्यादा वोट। लेकिन फिर देखिए, 2002 में बीएसपी जीती, 2007 में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की और 2012 में समाजवादी पार्टी ने वापसी की। और फिर 2017 से बीजेपी ने अपनी पकड़ दोबारा मजबूत की और 2022 में उसे और बढ़ाया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कर्नलगंज का वोटर वफादार है, लेकिन मुद्दों और समीकरणों के बदलने पर वो अपना फैसला बदलने से हिचकिचाता नहीं है। यहाँ की राजनीति तरल है, ठोस नहीं। इतने सारे आंकड़ों, इतने उतार चढ़ाव को समझने के लिए एक व्यवस्थित नजरिए की जरूरत होती है, एक फ्रेमवर्क। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। ये किसी भी चुनावी लड़ाई को 4 अलग-अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए नजरियों से देखने का एक तरीका है। ये 4 नजरिए या लेंस क्या हैं? पहला, चुनावी लेंस, यानी जातीय समीकरण, वोटिंग पैटर्न, किस बूथ पर कौन मजबूत है, पूरा चुनावी गणित। दूसरा, नैरेटिव लेंस, यानी वो कहानी, वो मुद्दा जो लोगों के दिल दिमाग पर असर डालता है, जैसे यहाँ हमारी जमीन हमारी सुरक्षा का नैरेटिव। तीसरा है रिसोर्स लेंस, यानी उम्मीदवार की अपनी साख, कार्यकर्ताओं की फौज और चुनाव लड़ने के लिए जरूरी संसाधन। और चौथा और सबसे अहम, ऑर्गेनाइजेशन लेंस, यानी जमीन पर आपकी मशीनरी कितनी मजबूत है, बूथ लेवल पर आपका कार्यकर्ता है या नहीं। इन चारों को समझे बिना जीत नामुमकिन है। तो विश्लेषण हो गया, इतिहास समझ लिया, फ्रेमवर्क भी देख लिया। अब सवाल है आगे क्या? अब हम बात करेंगे एक्शन की, एक ठोस, जमीन पर उतरने वाली ब्लूप्रिंट की, एक 90 दिन की स्ट्रैटेजी जो सिर्फ बातें नहीं करती बल्कि वोटरों से जुड़ने का एक साफ रास्ता दिखाती है। एक अच्छी रणनीति की सबसे बड़ी खूबी होती है वो लोगों की समस्याओं का सीधा समाधान उम्मीदवार की ताकत से जोड़ती है। यहाँ देखिए, एक तरफ है वोटरों की सबसे बड़ी शिकायतें, बाढ़, आवारा पशु, टूटा फूटा इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरी तरफ है उम्मीदवार की खासियतें, एक बेदाग छवि, कोई क्रिमिनल केस नहीं, एक पढ़े लिखे सुधारक की पहचान, और साथ ही स्थानीय विरासत से एक गहरा जुड़ाव जो लोगों को साथ लाने की क्षमता रखता है। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, ये एक परफेक्ट रणनीतिक अलाइनमेंट है। तो ये 90 दिन का प्लान काम कैसे करेगा? इसे 3 सीढ़ियों में बांटा गया है। पहली सीढ़ी, पहले 30 दिन, रीबिल्ड यानी पुनर्निर्माण, छोटे छोटे गठबंधन बनाना, सोए हुए बूथ कार्यकर्ताओं को जगाना, घर घर जाकर संपर्क की शुरुआत करना। दूसरी सीढ़ी, 31 से 60 दिन, एम्प्लीफाई यानी आवाज को बुलंद करना, गांव-गांव में जनसंवाद, चौपाले लगाना और स्थानीय मुद्दों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोर शोर से उठाना। और तीसरी सीढ़ी, आखिरी 30 दिन, यूनिफाई यानी सबको एक साथ लाना, बड़ी रैलियां करना, हर वोटर तक सीधा मैसेज पहुंचाना और सबसे जरूरी, वोटिंग वाले दिन उन्हें घर से निकालकर पोलिंग बूथ तक लाना। लेकिन देखिए, कोई भी चुनावी रणनीति सिर्फ गणित और मैनेजमेंट तक सीमित नहीं होनी चाहिए। ये तो सिर्फ पहला कदम है। असली मकसद राजनीति से ऊपर उठकर सेवा और शासन का एक विजन तैयार करना है। ये सिर्फ चुनाव जीतने के बारे में नहीं है, ये चुनाव जीतने के बाद क्या करना है उसके बारे में है। और उस विजन का सार इस एक नारे में छिपा है, हमारी जमीन हमारी सुरक्षा। ये सिर्फ 4 शब्द नहीं है, ये कर्नलगंज के हर किसान, हर परिवार की सबसे गहरी चिंता का समाधान है। ये एक भरोसा है, एक वादा है कि जो चीज़ उनके लिए सबसे कीमती है, उनकी जमीन, उनकी आजीविका, उसकी हिफाजत की जाएगी। और यही इस पूरी सोच का मूल मंत्र है कि चुनाव सिर्फ वोट जीतने का खेल नहीं है, ये प्रभावी शासन के लिए डेटा इंजीनियरिंग है। इसका मतलब है कि चुनाव के दौरान जो डेटा हम इकट्ठा करते हैं, लोगों की जो समस्याएं हम समझते हैं, उसका इस्तेमाल सरकार में आने के बाद एक बेहतर, एक जवाबदेह शासन देने के लिए होना चाहिए। चुनाव एक माध्यम है, मंजिल नहीं। और इसी जवाबदेह शासन का एक जरूरी हिस्सा है नागरिकों की निजता का सम्मान। भारत के नए डेटा प्रोटेक्शन कानून के तहत हर व्यक्ति की निजी जानकारी की सुरक्षा और उसकी सहमति का ध्यान रखना एक बुनियादी जिम्मेदारी है। एक अच्छा नेता वो है जो न सिर्फ लोगों की समस्याओं को समझे बल्कि उनके अधिकारों का भी सम्मान करे। तो हम अपनी बात यहाँ खत्म करते हैं एक बड़े सवाल के साथ। आज की राजनीति में जहाँ अक्सर वादे लेन देन पर टिके होते हैं, क्या वहाँ लंबे समय तक टिकने वाले शासन का एक विजन सच में लोगों का मन बदल सकता है?
क्या एक ठोस ब्लूप्रिंट खोखले नारों पर भारी पड़ सकता है? इसका जवाब ही कर्नलगंज का भविष्य तय करेगा। अगर आप भी एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें। हमें mgr@blueprintstrategies.ai पर ईमेल करें या 080 420 416 02 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।